सुबह के 5 बजे थे। शर्मा परिवार के छोटे से घर में रसोई की खटपटर शुरू हो चुकी थी। रसोई में खड़ी सुधा जल्दी जल्दी सबके लिए चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ बिना रुके काम कर रहे थे। सुधा इस घर की बड़ी बहू थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। शादी के बाद से उसने इस घर को अपना घर मानकर हर रिश्ते को दिल से अपनाया था। सास कमला देवी, ससुर, देवर और ननद, सबकी पसंद नापसंद का उसे पूरा ध्यान रहता था। लेकिन एक बात थी जो सुधा के दिल में धीरे धीरे घाव बनती जा रही थी। इस घर में उसके साथ भेदभाव होता था। कमला देवी की छोटी बहू पूजा की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। पूजा के आते ही जैसे घर के नियम बदल गए थे। सुधा बहू, चाय में चीनी कम है, कमला देवी ने कप रखते हुए कहा। माफ कीजिए माँ जी, अभी दूसरी बना देती हूँ। तभी पूजा अपने कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में मोबाइल था और बाल अभी भी खुले हुए थे। कमला देवी का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे पूजा बेटा, तुम क्यों उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लेती। मैंने कहा था ना, तुम्हें सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। सुधा ने चुपचाप यह सब सुना और दूसरी चाय बनाने लगी। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या कभी किसी ने उससे भी कहा था कि वह आराम कर ले? शादी के दूसरे ही दिन उससे कहा गया था, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो, घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। उस दिन से लेकर आज तक उसने कभी अपने लिए समय नहीं मांगा। नाश्ते की मेज पर भी वही दृश्य था। सुधा सबको खाना परोस रही थी। पूजा बहू को पराठा गरम देना, कमला देवी ने कहा। सुधा ने मुस्कुराकर पूछा, माँ जी, मेरे लिए भी रख दूं? कमला देवी ने अनमने स्वर में कहा, पहले सब खा लें, फिर तुम खा लेना। सुधा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसी समय उसका 8 साल का बेटा आरव अपनी माँ के पास आया और धीरे से बोला, मम्मी, आप हमेशा सबसे बाद में क्यों खाती हो? सुधा ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, घर की माँ सबसे बाद में खाती है। आरव मासूमियत से बोला, लेकिन दादी तो पहले खाती हैं, चाची भी पहले खाती हैं, फिर सिर्फ आप ही माँ क्यों हो? उस छोटे से सवाल ने सुधा के दिल को अंदर तक चीर दिया। उसने तुरंत अपने आंसू छिपा लिए और कहा, चलो बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उस दिन सुधा के मन में पहली बार यह बात बहुत गहराई से उतर गई कि बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। दिन बीतते गए और भेदभाव बढ़ता गया। पूजा के मायके से कोई आता तो पूरा घर खुशी से भर जाता। सुधा की माँ आती तो कमला देवी कहती, बार बार मायके वालों का आना ठीक नहीं होता। पूजा को नई साड़ी चाहिए होती तो उसी दिन खरीद ली जाती। सुधा के लिए कहा जाता, तुम्हारे पास तो बहुत कपड़े हैं। पूजा बीमार पड़ती तो घर के सभी लोग उसके कमरे के बाहर खड़े रहते। लेकिन जब सुधा तेज बुखार में भी रसोई में काम करती, तब बस इतना कहा जाता, थोड़ा बहुत बुखार तो हर किसी को हो जाता है, काम करने से कोई मर नहीं जाता। सुधा हर बात सुनकर चुप रह जाती। उसका पति राकेश भी अक्सर कहता, माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। सुधा सोचती, समझदारी का बोझ हमेशा उसी इंसान के कंधों पर क्यों डाल दिया जाता है जो सबसे ज्यादा सहन करता है। एक शाम सुधा कपड़े तह कर रही थी। तभी कमला देवी पड़ोसन से बातें कर रही थी। हमारी छोटी बहू तो बहुत भाग्यशाली है, उसके आने के बाद घर में रौनक आ गई। सुधा के हाथ अचानक रुक गए। 10 साल। उसने इस घर को 10 साल दिए थे। अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपना आराम, सब कुछ इस परिवार के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उसके हिस्से में कभी भाग्यशाली शब्द नहीं आया। उस रात सुधा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। आरव सो चुका था। राकेश मोबाइल देख रहा था। सुधा ने धीमी आवाज में पूछा, राकेश, क्या इस घर में मैं सच में अपनी हूँ? राकेश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये कैसा सवाल है? सुधा की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि अपने और पराये में फर्क तो हर रोज महसूस होता है। राकेश कुछ कह पाता, उससे पहले बाहर से कमला देवी की आवाज आई, सुधा बहू, सुबह जल्दी उठना, पूजा को कल मायके जाना है, उसके लिए पकवान बनाने हैं।
सुधा ने आंसू पोंछ लिए। जी माँ जी, उसने धीमे से जवाब दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले दिन होने वाली एक छोटी सी घटना इस घर के रिश्तों का ऐसा सच सामने लाने वाली थी, जिसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। क्या सुधा की चुप्पी कभी टूटेगी? क्या कमला देवी को अपने भेदभाव का एहसास होगा? और क्या राकेश अपनी पत्नी के दर्द को सच में समझ पाएगा? कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि कभी कभी अपनों द्वारा किया गया भेदभाव ही इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। अगली सुबह सुधा रोज की तरह सबसे पहले उठ गई। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। राकेश उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही सो गया था, लेकिन सुधा के मन में वही बात बार बार घूम रही थी। क्या इस घर में मैं सच में अपनी हूँ? उसने अपने आंसू पोंछे और रसोई में चली गई। आज पूजा को मायके जाना था, इसलिए कमला देवी ने तरह तरह के पकवान बनाने को कह रखा था। सुधा सुबह से रसोई में लगी हुई थी। कभी पूरियां बेलती, कभी मिठाई बनाती, कभी पूजा के लिए सामान पैक करती। थोड़ी देर बाद पूजा तैयार होकर रसोई में आई। दीदी, रहने दीजिए ना, इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? उसने कहा। सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। माँ जी की इच्छा है, इसलिए बना रही हूँ। पूजा कुछ देर चुप रही। वह कई दिनों से सुधा के चेहरे की उदासी देख रही थी। उसे महसूस होता था कि इस घर में सुधा के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन वह कभी खुलकर बोल नहीं पाई। तभी कमला देवी रसोई में आईं। सुधा, ये मिठाई अच्छे से पैक करना। पूजा के मायके वालों को कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। सुधा ने धीरे से कहा। जी माँ जी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके कहा। माँ जी, अगले हफ्ते मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनसे मिलने जाना चाहती थी। कमला देवी ने तुरंत उसकी बात काट दी। अभी जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी माँ के पास और लोग नहीं है क्या? यहाँ घर कौन संभालेगा? सुधा चुप हो गई। पूजा ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। उसने धीरे से कहा। माँ जी, अगर सुधा दीदी की माँ बीमार है तो इन्हें जाना चाहिए। कमला देवी ने पूजा की ओर देखते हुए कहा। तुम बीच में मत बोलो बेटा। सुधा को घर की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। सुधा के दिल में जैसे किसी ने एक और चोट कर दी। उसे याद आया, पिछले महीने जब पूजा की माँ को हल्का बुखार हुआ था, तब कमला देवी ने खुद पूजा से कहा था, बेटा, तुम तुरंत मायके चली जाओ। माँ की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज वही बात सुधा के लिए इतनी अलग क्यों थी? सुधा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना आंचल ठीक किया और फिर से काम में लग गई। लेकिन पूजा के मन में पहली बार एक सवाल पैदा हुआ। क्या सचमुच इस घर में दो बहुओं के लिए दो अलग नियम थे? दोपहर तक पूजा मायके चली गई। घर में एक अजीब सी शांति छा गई। सुधा थककर अपने कमरे में बैठी ही थी कि आरव स्कूल से वापस आया। मम्मी, वह दौड़ते हुए उसके पास आया। सुधा ने उसे गले लगा लिया। क्या हुआ बेटा? आज इतने खुश क्यों हो? आरव ने अपना स्कूल बैग खोला और एक कागज निकालकर माँ के हाथ में दे दिया। वह स्कूल का एक चित्र था। चित्र में एक घर बना था। घर के बाहर 4 लोग खड़े थे, दादी, पापा, चाचा और चाची। एक तरफ सुधा और आरव अलग खड़े थे। सुधा ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये हम दोनों अलग क्यों खड़े हैं? आरव ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मम्मी, दादी सबको अपना मानती हैं, लेकिन आपको हमेशा काम करने वाली की तरह रखती हैं। सुधा के हाथ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव घबरा गया। मम्मी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुधा ने बेटे को कसकर गले लगा लिया। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन उसके मन में तूफान उठ चुका था। वह अपने लिए होने वाला अपमान सह सकती थी, लेकिन वह अपने बेटे की आंखों में अपने लिए यह तस्वीर नहीं देख सकती थी। उसने उसी पल मन ही मन तय किया, अब उसकी चुप्पी उसके बेटे की परवरिश नहीं बनेगी। शाम को राकेश ऑफिस से घर लौटा। सुधा ने उसके लिए चाय रखी और धीरे से उसके सामने बैठ गई। राकेश, मुझे तुमसे बात करनी है। राकेश ने मोबाइल से नजर उठाई। हाँ, बोलो। सुधा ने कांपती आवाज में कहा, कल मैं माँ से मिलने जा रही हूँ।
राकेश ने हैरानी से पूछा। लेकिन माँ ने मना किया है ना? सुधा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। हाँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। अगर आज मैं उनके पास नहीं गई और कल कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राकेश कुछ पल चुप रहा। सुधा ने आगे कहा, मैंने 10 साल तक इस घर की हर जिम्मेदारी निभाई है, कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे अपने रिश्ते खत्म हो गए हैं। राकेश ने पहली बार सुधा की आंखों में दबा हुआ दर्द देखा। उसी समय बाहर खड़ी कमला देवी उनकी बातें सुन रही थी। वह गुस्से में कमरे के अंदर आईं। तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि घर कैसे चलाना है? सुधा तुरंत खड़ी हो गई। पहले की तरह उसकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन आज उसकी आवाज में एक अलग मजबूती थी। नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर बेटी के लिए माँ जरूरी है तो बहू के लिए भी उसकी माँ जरूरी होती है। कमला देवी का चेहरा कठोर हो गया। बहुत बदल गई हो तुम। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उसने उन्हें पोंछा नहीं। नहीं माँ जी, मैं बदली नहीं हूँ। शायद आज पहली बार मैं अपने दर्द को बोलना सीख रही हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। राकेश चुप था। कमला देवी गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुधा के मायके जाने के बाद इस घर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो कमला देवी को पहली बार एहसास दिलाएगी कि जिस इंसान को वे हमेशा कम समझती रहीं, वही इस घर को सबसे ज्यादा दिल से संभालता था। और उस एहसास की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या सुधा की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी? क्या राकेश अपनी माँ के सामने पत्नी का साथ देगा? और क्या कमला देवी को अपने भेदभाव का पछतावा होगा? कहानी अभी बाकी है। अगली सुबह सुधा जल्दी तैयार होकर अपनी माँ से मिलने मायके जाने लगी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में चिंता। आरव उसके पास आकर बोला, मम्मी, नानी जल्दी ठीक हो जाएंगी ना? सुधा ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। कमला देवी बैठक में बैठी थी। सुधा ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, माँ जी, मैं माँ को देखकर शाम तक लौटने की कोशिश करूंगी। कमला देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, देख लेना, ज्यादा दिन मत रुक जाना, घर के काम पड़े हैं। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बाहर निकल गई। उसके जाते ही घर वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव सा लग रहा था। सुबह की चाय किसी को समय पर नहीं मिली। नाश्ते की तैयारी नहीं हुई। आरव का टिफिन भी सुधा रात में बनाकर रख गई थी, वरना वह भी मुश्किल हो जाता। कमला देवी ने पूजा को फोन किया और कहा, बेटा, अगर हो सके तो जल्दी वापस आ जाना। सुधा मायके गई है, घर के काम बढ़ गए हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर पूजा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, सुधा दीदी तो रोज ये सारे काम अकेले ही करती हैं। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि उनके ऊपर काम बढ़ गया है। कमला देवी को पूजा की बात अच्छी नहीं लगी। तुम भी अब उसकी तरफदारी करने लगी? पूजा ने बहुत विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, बस जो सच है वही कह रही हूँ। कमला देवी ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया कि घर के छोटे छोटे काम अपने आप नहीं होते। सुबह की चाय से लेकर दोपहर के खाने तक सबके कपड़े, दवाइयाँ, बच्चों की जरूरतें, हर चीज के पीछे सुधा के हाथ थे। लेकिन फिर भी उनके मन ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने आप से कहा, 2 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? उन्हें नहीं पता था कि फर्क सिर्फ काम का नहीं था, सुधा के होने का था। उधर मायके पहुंचकर सुधा अपनी माँ शांति देवी के पास बैठ गई। माँ कमजोर दिखाई दे रही थी। सुधा को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। तू आ गई बेटी। सुधा ने माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया। माँ, मैं पहले क्यों नहीं आई? शांति देवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तू खुश तो है ना सुधा? बस इतना सुनते ही सुधा का दिल भर आया। वह माँ के सीने से लगकर रो पड़ी। 10 सालों का दर्द जैसे आंसुओं के रूप में बहने लगा। माँ, मैं कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की,
लेकिन पता नहीं क्यों मैं कभी किसी के लिए उतनी जरूरी नहीं बन पाई। शांति देवी ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, जो लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पाते, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी अच्छाई कम हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, अपनों के लिए जीना अच्छी बात है, पर खुद को मिटा देना अच्छी बात नहीं। सुधा चुपचाप माँ की बातें सुनती रही। माँ ने आगे कहा, सम्मान मांगने से नहीं मिलता बेटी, लेकिन जहाँ बार बार अपमान मिले वहाँ चुप रहना भी सही नहीं होता। माँ की बातें सुधा के दिल में उतरती चली गईं। उस रात वह अपनी माँ के पास बैठी रही। बहुत दिनों बाद उसे लगा कि कोई बिना किसी शर्त के उसकी चिंता कर रहा है। इधर शर्मा परिवार में शाम होते होते एक नई परेशानी खड़ी हो गई। राकेश के पिता हरिदास जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। कमला देवी घबरा गई। राकेश, जल्दी देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो रहा है। राकेश तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गया। कमला देवी के हाथ पांव कांप रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें आराम और नियमित दवाइयों की जरूरत होगी। कमला देवी ने राहत की सांस ली। घर लौटने के बाद उन्हें अचानक याद आया कि हरिदास जी की दवाइयां समय पर कौन देता था। सुधा, उनके खाने में नमक कम कौन रखता था। सुधा, रात में उनकी तबीयत पूछने कौन आती थी। सुधा। कमला देवी कुछ देर चुप बैठी रहीं। हरिदास जी ने धीरे से कहा, कमला, सुधा को फोन कर दो। बेटी अपनी माँ के पास है, लेकिन उसे बता देना कि मैं ठीक हूँ, नहीं तो वह चिंता करेगी। कमला देवी ने पहली बार महसूस किया कि जिस बहू को वह हमेशा सिर्फ जिम्मेदारी समझती रही, वह इस घर के हर सदस्य की जरूरतों को अपने रिश्तों की तरह निभाती थी। उन्होंने फोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से पहले ही रुक गईं। उनके मन में अहंकार और पछतावे की लड़ाई चल रही थी। मैं क्यों फोन करूं, उनके मन ने कहा। लेकिन तभी हरिदास जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, कमला, रिश्ते उम्र या अधिकार से नहीं चलते। रिश्ते बराबरी और अपनापन मांगते हैं। कमला देवी की आंखें झुक गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। पूजा वापस आ गई थी। कमला देवी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटा, तुम आ गई। अब घर संभल जाएगा। पूजा ने अपना बैग नीचे रखा और शांत स्वर में कहा, माँ जी, घर सिर्फ किसी एक बहू के कंधों पर नहीं होना चाहिए। अगर सुधा दीदी अकेले सब संभाल सकती हैं, तो हम सब मिलकर क्यों नहीं संभाल सकते। कमला देवी ने पूजा की ओर देखा। आज उसकी बातों में शिकायत नहीं थी, लेकिन एक आईना जरूर था। वह आईना जिसमें कमला देवी को अपना व्यवहार साफ दिखाई देने लगा था। दूसरी ओर सुधा अपनी माँ के पास बैठी थी। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उसके घर में पहली बार उसके महत्व को महसूस किया जा रहा है। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, मगर उस गलती से टूटे हुए दिल को जोड़ने में बहुत समय और सच्चाई लगती है। सुधा को मायके आए 3 दिन हो चुके थे। उसकी माँ की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी। सुधा दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। कभी दवा देती, कभी खाना बनाती और कभी उनके पास बैठकर पुरानी बातें करती। इन 3 दिनों में पहली बार सुधा ने अपने मन को थोड़ा हल्का महसूस किया था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अपना घर भी था। आरव की याद आती तो उसकी आंखें नम हो जाती। वह रोज राकेश को फोन करती और बेटे का हाल पूछती। एक शाम राकेश का फोन आया। सुधा। उसकी आवाज कुछ बदली हुई थी। सुधा घबरा गई। क्या हुआ? आरव ठीक है ना? हाँ, आरव ठीक है, लेकिन पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अब वे ठीक हैं। सुधा कुछ पल के लिए चुप रह गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह धीरे से बोला, मैं नहीं चाहता था कि तुम माँ की चिंता छोड़कर यहाँ परेशान हो जाओ। सुधा की आंखें भर आईं। परेशान तो मैं फिर भी हो गई राकेश। पिताजी सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी हैं। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सुधा ने फिर पूछा, माँ जी कैसी हैं? राकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
माँ भी ठीक है। बस इन दिनों शायद उन्हें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। सुधा ने उस बात का मतलब नहीं पूछा। वह अब किसी से शिकायत करके अपने मन का बोझ नहीं बढ़ाना चाहती थी। उधर घर में कमला देवी पहले जैसी नहीं रही थी। सुधा के बिना बीते 3 दिनों ने उन्हें बहुत कुछ दिखा दिया था। सुबह पूजा और राकेश मिलकर घर का काम संभालते। हरिदास जी की दवाइयां समय पर देने के लिए अलार्म लगाया गया था। आरव कई बार अपनी माँ को याद करके उदास हो जाता। उस दिन आरव स्कूल से आया और अपना बैग एक तरफ रखकर बोला, दादी, मम्मी कब आएंगी? कमला देवी ने उसे प्यार से पास बुलाया। जल्दी आ जाएंगी बेटा। आरव की आंखें भर आईं। दादी, आप मम्मी को कभी प्यार से क्यों नहीं बुलाती? कमला देवी का दिल धक से रह गया। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? आरव ने मासूमियत से कहा। क्योंकि जब चाची आती हैं तो आप उन्हें बेटा कहती हैं, लेकिन मम्मी को हमेशा काम बताती हैं। क्या मम्मी आपकी बेटी नहीं है? एक छोटे से बच्चे के शब्दों ने कमला देवी की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने आरव को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें अपनी बेटी नेहा याद आ गई, जो शादी के बाद दूसरे शहर में रहती थी। अगर उसकी ससुराल में कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करता तो क्या उन्हें अच्छा लगता? उन्होंने कभी इस बात को उस नजर से सोचा ही नहीं था। उनकी आंखों के सामने सुधा का चेहरा घूम गया। सुबह सबसे पहले उठती सुधा, सबके लिए खाना बनाती सुधा, बीमार होने पर भी काम करती सुधा और हर बार डांट सुनकर भी मुस्कुराने की कोशिश करती सुधा। कमला देवी के होंठ कांपने लगे। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। हरिदास जी ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गलती मान लेना पहला कदम है कमला, लेकिन गलती सुधारना उससे भी जरूरी होता है। कमला देवी चुप हो गई। उसी रात पूजा रसोई में खाना बना रही थी। कमला देवी उसके पास गई और बोली, पूजा, तुम बैठ जाओ, मैं बना देती हूँ। पूजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। कमला देवी ने धीमे स्वर में कहा। नहीं बेटा, आज मुझे कुछ काम करने दो। कुछ देर बाद उन्होंने खुद सबके लिए खाना परोसा। खाना खाते समय उन्होंने देखा कि एक प्लेट खाली है। वह सुधा की जगह थी। आज पहली बार उस खाली प्लेट ने उन्हें एहसास कराया कि घर में किसी इंसान की जगह सिर्फ उसके काम से नहीं, उसके प्यार से भरती है। कमला देवी ने उसी समय सुधा को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजती रही। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन सुधा ने फोन नहीं उठाया। कमला देवी का दिल घबरा गया। उन्होंने फिर फोन किया। इस बार दूसरी तरफ से सुधा की आवाज आई, जी माँ जी। कमला देवी कुछ बोल नहीं पाई। जिस बहू को उन्होंने कभी अपनेपन से नहीं पुकारा, आज उससे बात करने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। सुधा, कैसी हो? सुधा हैरान रह गई। 10 सालों में शायद पहली बार कमला देवी ने उससे उसकी तबीयत पूछी थी। मैं ठीक हूँ माँ जी। कमला देवी की आवाज भर्रा गई। तुम्हारी माँ कैसी है? अब पहले से ठीक है। कुछ क्षण दोनों तरफ चुप्पी रही। फिर कमला देवी ने धीमे से कहा, सुधा, घर आ जाओ। आरव तुम्हें बहुत याद कर रहा है। सुधा ने शांत स्वर में कहा, जी माँ जी, माँ की तबीयत थोड़ी और ठीक होते ही आ जाऊंगी। कमला देवी कुछ और कहना चाहती थी, शायद माफी मांगना चाहती थी, लेकिन वर्षों से बना हुआ अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपना ध्यान रखना। फोन कट गया। सुधा लंबे समय तक फोन को देखती रही। उसके मन में कोई खुशी नहीं थी, नहीं कोई शिकायत, बस एक अजीब सी शांति थी। उसे महसूस हो रहा था कि शायद रिश्तों में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ मीठे शब्द पुराने घाव नहीं भर सकते। उधर कमला देवी रात भर सो नहीं सकी। अगली सुबह उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने राकेश से कहा, आज हम सुधा को लेने उसके मायके चलेंगे। राकेश ने माँ की ओर देखा, लेकिन माँ, सुधा ने कहा है कि वह कुछ दिन बाद आएगी। कमला देवी की आंखें नम थी। उन्होंने धीरे से कहा, इस बार मैं उसे बहू समझकर लेने नहीं जा रही।
मैं उसे अपनी बेटी समझकर वापस लाने जा रही हूँ। राकेश की आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि सुधा के मायके पहुंचने पर कमला देवी के सामने एक ऐसा सच आने वाला था जिसे जानकर उन्हें अपने किए हुए भेदभाव पर पहले से भी ज्यादा पछतावा होने वाला था। क्योंकि कई बार हम जिस इंसान को कमजोर समझकर नजरअंदाज करते हैं, उसके दिल में छिपे दर्द की गहराई का पता तब चलता है जब वह दर्द शब्दों में हमारे सामने आ जाता है। अगली सुबह कमला देवी, राकेश और आरव सुधा के मायके जाने के लिए तैयार हुए। कमला देवी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते भर वह खिड़की से बाहर देखती रही। आरव बार बार पूछ रहा था, दादी, मम्मी को आज साथ लेकर आएंगे ना? कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, हाँ बेटा, अगर वह आना चाहेंगी तो जरूर। राकेश ने मां की ओर देखा। यह वही कमला देवी थी जो कुछ दिन पहले सुधा के मायके जाने से नाराज थी। आज उनके चेहरे पर नाराजगी नहीं बल्कि पछतावा था। कुछ ही देर में वे सुधा के मायके पहुंच गए। दरवाजा सुधा ने खोला। सामने कमला देवी को देखकर वह कुछ क्षण के लिए हैरान रह गई। माँ जी, आप? आरव दौड़कर माँ से लिपट गया। मम्मी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। सुधा ने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें भर आईं। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देखती रहीं। उनके मन में एक टीस उठी। उन्होंने कितनी बार सुधा को आरव से दूर काम में लगाए रखा था और कभी उसके मन की थकान को समझने की कोशिश नहीं की थी। अंदर बैठने के बाद शांति देवी ने सबके लिए पानी रखा। कमला देवी ने उनकी तबीयत पूछी। कुछ देर तक सामान्य बातें होती रहीं, लेकिन वातावरण में एक अनकही बात सबको महसूस हो रही थी। कमला देवी आखिरकार सुधा की ओर मुड़ी। सुधा, हम तुम्हें लेने आए हैं। सुधा ने शांत स्वर में कहा। माँ जी, मैं माँ को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? अभी उन्हें मेरी जरूरत है। कमला देवी ने तुरंत कहा। तो कुछ दिन और रुक जाओ बेटा, हम तुम्हें लेने की जिद नहीं करेंगे। सुधा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कमला देवी की आवाज में आज आदेश नहीं था, पहली बार उसमें अपनापन था। उसी समय शांति देवी ने धीरे से कहा, बहन जी, बेटी जब शादी के बाद अपने घर जाती है तो माँ को उसकी चिंता रहती है, लेकिन अगर बेटी खुश हो तो माँ का दिल शांत रहता है। कमला देवी ने उनकी बात सुनी और उनकी आंखें झुक गईं। शांति देवी ने आगे कहा, सुधा ने कभी मुझसे आपकी शिकायत नहीं की। हर बार यही कहती रही कि ससुराल उसका घर है और उसे सबको खुश रखना है। सुधा ने तुरंत माँ की ओर देखा। माँ, रहने दो ना। लेकिन शांति देवी ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, आज कुछ बातें कहनी जरूरी हैं। कमला देवी चुपचाप सुनती रहीं। जब भी सुधा फोन पर बात करती थी, मैं उसकी आवाज से समझ जाती थी कि वह परेशान है, लेकिन उसने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। वह बस यही कहती रही कि शायद मुझमें ही कोई कमी है, इसलिए मैं सबको खुश नहीं रख पाती। यह सुनते ही कमला देवी का सिर शर्म से झुक गया। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। राकेश भी चुपचाप बैठा था। शांति देवी ने कांपती आवाज में कहा, बहन जी, एक माँ अपनी बेटी को विदा जरूर करती है, लेकिन उसका दिल उसके साथ ही रहता है। मैं कई बार सोचती थी कि मेरी बेटी इतनी चुप क्यों हो गई है। जो लड़की बचपन में छोटी सी बात पर हंस दिया करती थी, वह शादी के बाद हर बात सोच समझकर बोलने लगी। कमला देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार सुधा को ध्यान से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि सुधा सिर्फ उनकी बहू नहीं थी, वह भी किसी माँ की बेटी थी, जिसके सपने थे, इच्छाएं थी और एक ऐसा दिल था जो वर्षों से चुपचाप चोट सह रहा था। कमला देवी धीरे धीरे सुधा के पास आईं। सुधा घबरा गई, लेकिन कमला देवी ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। सुधा, मुझे माफ कर दो। सुधा की आंखें फैल गईं। कमला देवी रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया। पूजा को बेटी की तरह प्यार दिया और तुम्हें सिर्फ बड़ी बहू की जिम्मेदारियां दी। मैं यह भी नहीं समझ पाई कि जिम्मेदारियां निभाने वाला इंसान भी प्यार और सम्मान चाहता है। सुधा के आंसू लगातार बह रहे थे। कमला देवी ने कहा,
मैं तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझती रही, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति मानती रही। लेकिन आज समझ आया कि चुप रहने वाला इंसान हमेशा खुश नहीं होता। कई बार वह सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए चुप रहता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुधा ने धीरे से अपने हाथ छुड़ाए और आंसू पोंछे। सबको लगा कि शायद वह तुरंत अपनी सास को माफ कर देगी, लेकिन सुधा ने बहुत शांत स्वर में कहा, माँ जी, माफी शब्दों से दी जा सकती है, लेकिन दर्द को ठीक होने में समय लगता है। कमला देवी ने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ बेटी, इस बार मैं तुमसे कुछ उम्मीद नहीं करूंगी। बस इतना चाहती हूँ कि मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी माँ की ओर देखा, फिर अपने बेटे की ओर। आरव अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा था। राकेश अचानक आगे आया और सुधा से बोला, सुधा, सिर्फ माँ ने ही नहीं, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है। सुधा ने उसकी ओर देखा। राकेश की आंखों में पछतावा था। मैंने हमेशा तुम्हें समझौता करने को कहा, क्योंकि मेरे लिए चुप रहना आसान था। मैंने तुम्हारा दर्द देखा, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा तुम मजबूत हो, इसलिए सब सह लोगी। सुधा के मन में वर्षों पुरानी बातें घूमने लगी। हर वह दिन जब उसने किसी से सहारे की उम्मीद की थी, हर वह रात जब वह चुपचाप रोई थी, और हर वह पल जब उसे समझाया गया था कि अच्छी बहू वही होती है जो सब कुछ सह ले। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे किसी से लड़ना नहीं है राकेश। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आगे से इस घर में किसी रिश्ते की कीमत कम या ज्यादा न हो। कमला देवी ने तुरंत कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सुधा ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, वादा मत कीजिए माँ जी, बस अपने व्यवहार से दिखाइए। कमला देवी ने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। उस दिन सुधा उनके साथ वापस नहीं गई। वह अपनी माँ के पास कुछ दिन और रुकी, लेकिन इस बार उसे रोकने के लिए कोई ताना नहीं दिया गया। राकेश रोज फोन करके उसकी माँ की तबीयत पूछता और कमला देवी भी उससे बात करती। घर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्योंकि किसी की गलती मान लेना आसान होता है, पर सालों पुरानी आदतों को बदलना सबसे कठिन होता है। और कुछ दिनों बाद घर में एक ऐसी परिस्थिति आने वाली थी जिसमें कमला देवी को साबित करना था कि उनका पछतावा सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि सचमुच बदलाव बन चुका है। कुछ दिनों बाद शांति देवी की तबीयत काफी सुधर गई। सुधा ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैं आपको रोज फोन करूंगी। शांति देवी ने बेटी के माथे को चूमते हुए कहा, जा बेटी, अपना घर संभाल, लेकिन इस बार खुद को संभालना मत भूलना। सुधा हल्का सा मुस्कुरा दी। जब वह घर पहुंची तो आरव खुशी से दौड़कर उसके गले लग गया। पूजा भी उसके पास आई और बोली, दीदी, आपके बिना घर सच में सूना सूना लग रहा था। सुधा ने प्यार से उसे गले लगा लिया। तभी कमला देवी धीरे धीरे उसके पास आई। सुधा के मन में अनजानी झिझक थी, लेकिन कमला देवी ने सिर्फ इतना कहा, बहुत थक गई होगी बेटी, पहले आराम कर लो, बाकी बातें बाद में। सुधा कुछ क्षण तक उन्हें देखती रही। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन सुधा के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद रिश्तों को दूसरा मौका दिया जा सकता है। अगले दिन सुबह सुधा की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। वह घबरा गई। हे भगवान, मैं इतनी देर कैसे सो गई? वह जल्दी से उठकर रसोई की ओर भागी, लेकिन रसोई में पहुंचकर उसके कदम रुक गए। कमला देवी और पूजा मिलकर नाश्ता बना रही थी। कमला देवी ने सुधा को देखकर कहा, अरे, तुम क्यों उठाई? मैंने कहा था ना, आराम कर लेना। सुधा की आंखें नम हो गईं। वह कुछ बोल नहीं पाई। पूजा मुस्कुराकर बोली, दीदी, आज आपको छुट्टी है। सुधा के चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर के बाहर की दुनिया अभी भी वही थी और लोगों की बातें किसी के बदले हुए रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करतीं। दोपहर में पड़ोस की कुछ महिलाएं कमला देवी के घर आईं। बातों बातों में एक पड़ोसन ने कहा,
अरे कमला बहन, बड़ी बहू तो मायके चली गई थी, अब तो छोटी बहू ने ही घर संभाला होगा। कमला देवी पहले की तरह कुछ कहने ही वाली थी कि उनकी नजर सुधा पर पड़ी। सुधा चुपचाप पानी के गिलास रख रही थी। पड़ोसन ने हंसते हुए कहा, वैसे भी बड़ी बहुएं तो काम करने के लिए ही होती हैं, छोटी बहू को तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए। सुधा के हाथ रुक गए। ये शब्द उसने पहले भी कई बार सुने थे। पहले वह ऐसे शब्द सुनकर चुप हो जाती थी, लेकिन आज कमला देवी ने सबके सामने कहा, नहीं बहन, बहुएं घर में काम करने के लिए नहीं आती, वे भी बेटियां होती हैं। बड़ी हो या छोटी, दोनों को सम्मान और आराम का बराबर अधिकार है। सुधा ने हैरानी से अपनी सास की ओर देखा। कमला देवी ने पहली बार लोगों के सामने उसके लिए आवाज उठाई थी। पड़ोसन थोड़ी असहज हो गई। अरे, मैंने तो मजाक में कहा था। कमला देवी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो किसी के दिल पर बोझ बन जाते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। सुधा की आंखें भर आईं। उस दिन कमला देवी ने कोई बड़ा उपहार नहीं दिया था, लेकिन सुधा को वह चीज दी थी जिसकी उसे वर्षों से जरूरत थी, सम्मान। कुछ दिनों तक घर में सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन एक शाम पूजा के मायके से फोन आया। उसकी छोटी बहन की शादी तय हो गई थी और घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। पूजा बहुत खुश थी। कमला देवी ने तुरंत कहा, बेटा, तुम्हें जब जाना हो चली जाना, शादी की तैयारियों में बहन का साथ देना जरूरी है। पूजा मुस्कुराई, लेकिन उसी समय सुधा के मन में एक पुरानी याद ताजा हो गई। कई साल पहले उसके भाई की शादी थी। सुधा ने सास से कहा था कि वह शादी से कुछ दिन पहले मायके जाना चाहती है। तब कमला देवी ने कहा था, तुम्हारे मायके में और लोग नहीं हैं क्या? घर छोड़कर जाने की आदत मत डालो। सुधा के चेहरे पर अचानक उदासी आ गई। कमला देवी ने उसे देख लिया। कुछ देर बाद वह सुधा के कमरे में आईं। क्या बात है बेटी, तुम परेशान लग रही हो। सुधा ने पहले तो कहा, नहीं माँ जी, कुछ नहीं। फिर उसने खुद को रोकना उचित नहीं समझा। माँ जी, जब पूजा मायके जाने की बात कर रही थी तो मुझे अपने भाई की शादी याद आ गई। कमला देवी समझ गई। उनकी आंखों में पश्चाताप उतर आया। उन्होंने सुधा के पास बैठकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत रोका था ना? सुधा ने धीरे से सिर हिला दिया। कमला देवी की आवाज भर्रा गई, मैं चाहकर भी वो समय वापस नहीं ला सकती, लेकिन आज मैं एक बात ठीक करना चाहती हूँ। उन्होंने सुधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे भाई की शादी की सालगिरह अगले महीने है ना? सुधा ने हैरानी से उनकी ओर देखा। जी, इस बार तुम पूरे परिवार के साथ वहां जाओगी, मैं खुद तुम्हें भेजूंगी। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। कमला देवी ने कहा, पुरानी गलती को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन आगे किसी रिश्ते के साथ वही गलती दोहराने से रोका जा सकता है। सुधा ने पहली बार अपनी सास का हाथ अपने हाथ में लिया। शायद उसके मन का दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसमें जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उसी रात राकेश ने सुधा से कहा, तुमने इतने साल अकेले सब कुछ सहा, मुझे माफ कर पाओगी? सुधा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, माफ करना आसान है राकेश, लेकिन भरोसा वापस बनने में समय लगता है। राकेश ने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगा। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी भी नहीं थी। उसे अब महसूस होने लगा था कि बदलाव संभव है, अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने की हिम्मत रखे। लेकिन नियति ने इस परिवार के सामने अभी एक और कठिन परिस्थिति रखी थी। एक ऐसा दिन आने वाला था जब सुधा और पूजा दोनों को एक ही समय पर परिवार की जरूरत होगी, और तब कमला देवी को फैसला करना होगा कि क्या वह सच में दोनों बहुओं को बराबर मानती है। उस दिन उनके निर्णय से सिर्फ घर की व्यवस्था नहीं, बल्कि रिश्तों का भविष्य तय होने वाला था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। शर्मा परिवार में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। कमला देवी अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रही थी, और राकेश भी पहले से ज्यादा सुधा की भावनाओं को समझने लगा था। लेकिन रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं।
एक सुबह अचानक 2 फोन आए। पहला फोन सुधा के मायके से था। उसके भाई की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और घर में छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सुधा की मां ने घबराई हुई आवाज में कहा, बेटी, अगर तू कुछ दिनों के लिए आ जाती तो मुझे सहारा मिल जाता। सुधा तुरंत जाने के लिए तैयार हो गई। उसी समय पूजा के मायके से भी फोन आया। पूजा की छोटी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी और पूजा को तुरंत मायके बुलाया गया था। वहां भी उसकी जरूरत थी। दोनों बहुएं एक ही समय पर अपनी अपनी चिंता में खड़ी थी। घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सुधा ने अपनी सास की तरफ देखा। उसके मन में अनजाना डर था। उसे लगा कहीं फिर वही पुराना भेदभाव तो नहीं होगा। कमला देवी ने दोनों को अपने पास बुलाया। सुधा और पूजा चुपचाप उनके सामने खड़ी हो गईं। कमला देवी ने दोनों के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, तुम दोनों अपने अपने मायके जाओ। सुधा ने हैरानी से पूछा, लेकिन माँ जी, घर? कमला देवी मुस्कुरा दी, घर हम सब मिलकर संभाल लेंगे। क्या सिर्फ बहुओं के कंधों पर ही घर की जिम्मेदारी होती है? यह सुनकर राकेश और उसका छोटा भाई भी एक दूसरे को देखने लगे। कमला देवी ने बेटों की ओर देखते हुए कहा, आज से तुम दोनों भी सीखो कि घर सिर्फ औरतों का नहीं होता। जिस घर में सब लोग रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी सबकी होती है। सुधा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन आज ये आंसू दर्द के नहीं थे। आज उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज आखिरकार सुनी गई है। पूजा ने भी सुधा का हाथ पकड़ लिया। दीदी, आप जाइए, मैं भी जल्दी लौट आऊंगी। सुधा मुस्कुराई, और तुम भी अपना काम पूरा करके आराम से आना। उस दिन दोनों बहुएं अपने अपने मायके चली गईं। घर में पहली बार दोनों बेटों ने मिलकर खाना बनाया। राकेश ने सब्जी में जरूरत से ज्यादा नमक डाल दिया तो हरिदास जी हंस पड़े। कमला देवी ने भी हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज समझ आएगा कि रोज खाना अपने आप मेज पर नहीं आता। सब हंस पड़े। उस दिन घर में एक नई शुरुआत हुई। कुछ दिनों बाद सुधा वापस लौटी। दरवाजे पर कमला देवी उसका इंतजार कर रही थी। सुधा ने उनके पैर छूने के लिए झुकना चाहा, लेकिन कमला देवी ने उसे रोककर गले लगा लिया। कैसी है मेरी बेटी? सुधा के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, आपने मुझे बेटी कहा। कमला देवी की आंखें नम हो गईं। कहने में बहुत देर कर दी बेटी, लेकिन अब सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने व्यवहार में भी तुम्हें बेटी बनाकर रखूंगी। सुधा रो पड़ी। कमला देवी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने बड़ी बहू और छोटी बहू के नाम पर तुम दोनों के बीच फर्क किया, लेकिन अब समझ गई हूँ कि भेदभाव किसी एक इंसान का दिल नहीं तोड़ता, वह पूरे घर की खुशियां छीन लेता है। तभी हरिदास जी ने कहा, जिस घर में किसी एक को ज्यादा और किसी दूसरे को कम समझा जाता है, वहां प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जहां सबको बराबर सम्मान मिलता है, वहां छोटा सा घर भी स्वर्ग बन जाता है। कुछ दिनों बाद पूजा भी वापस आ गई। कमला देवी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, आज से इस घर में कोई बड़ी बहू या छोटी बहू नहीं होगी। तुम दोनों इस घर की बेटियां हो। काम भी मिलकर होगा और फैसले भी मिलकर लिए जाएंगे। पूजा मुस्कुराई और सुधा की ओर देखा। दीदी, अब आप मुझे काम करने से रोकना मत। सुधा हंस पड़ी, और तुम मुझे आराम करने से रोकना मत। दोनों की हंसी से घर गूंज उठा। आरव दौड़कर अपनी मां के पास आया और बोला, मम्मी, अब दादी आपको भी उतना ही प्यार करती है जितना चाची को। सुधा ने बेटे को गले लगा लिया। कमला देवी ने आरव को पास बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, किसी के साथ भेदभाव करना सबसे बड़ा अन्याय होता है। इंसान छोटा या बड़ा उसके रिश्ते से नहीं, उसके दिल से होता है। आरव ने मासूमियत से कहा, तो हमारे घर में अब कोई छोटा बड़ा नहीं है। कमला देवी मुस्कुराई, नहीं बेटा, हमारे घर में सब अपने हैं। उस दिन सुधा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। उसे याद आया कि कभी इसी घर में उसे अपने होने का एहसास नहीं होता था। वह हर किसी के लिए काम करती थी, लेकिन उसके मन का दर्द कोई नहीं समझता था। आज परिस्थितियां बदल चुकी थी,
लेकिन सुधा जानती थी कि बदलाव सिर्फ उसके सहने से नहीं आया था। बदलाव तब आया जब उसने अपने दर्द को दबाने के बजाय सम्मान के साथ अपनी बात कहना सीखा। उसने मन ही मन अपनी माँ की बात याद की। अपनों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मिटा देना अच्छी बात नहीं। सुधा ने उस दिन से अपने जीवन में एक बात हमेशा के लिए अपना ली। वह परिवार से प्यार करेगी, रिश्ते निभाएगी, सबका सम्मान करेगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कभी नहीं। और धीरे धीरे उस घर में सचमुच खुशियां लौट आईं। अब रसोई में सिर्फ एक बहू के हाथों की खनक नहीं थी, बल्कि हंसी, बातें और सबके सहयोग की आवाजें थी। कमला देवी भी अक्सर दोनों बहुओं के साथ बैठकर चाय पीती। जिस घर में कभी भेदभाव की दीवारें थीं, वहां अब अपनापन रहने लगा था। सीख। भेदभाव चाहे घर में हो या समाज में, वह रिश्तों के बीच ऐसी दरार पैदा कर देता है जिसे भरने में बहुत समय लगता है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा जगह न हो। हर बहू किसी की बेटी होती है, हर इंसान सम्मान का हकदार होता है, और हर रिश्ते की सबसे बड़ी जरूरत होती है बराबरी, समझ और अपनापन। किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि कई बार चुप रहने वाला इंसान सिर्फ रिश्तों को टूटने से बचा रहा होता है।